जय हिंद दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि डेमोक्रेसी क्या होती है? भारत में अभी तक कितने लोकसभा इलेक्शंस हो चुके हैं, या फिर भारत में लोकसभा इलेक्शंस की शुरुआत कैसे हुई? ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब देखिए, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। अगर कोई देश अपने आप को लोकतांत्रिक कहता है, इसका मतलब ये है कि वहाँ की सरकार पब्लिक इलेक्ट करती है। एक ट्रू डेमोक्रेसी के लिए फ्री और फेयर इलेक्शंस होना ज़रूरी होता है। हमारे देश के संविधान के हिसाब से लोकसभा को टोटल 552 सीटें अलॉटेड हैं, जिसमें से 543 सीट पे अभी इलेक्शंस होते हैं। इन 543 सीटों में से जो भी पार्टी या फिर अलायंस 50% या फिर उससे ज्यादा सीटें जीतती है, उसकी सरकार बनती है। अब देखिए, कहानी शुरू होती है 1947 से। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था और उसके बाद हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया और इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे देश को एक डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्लेयर किया। अब इसके लिए इलेक्शंस होना भी ज़रूरी था। इलेक्शंस करवाने के लिए हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ, जिसका काम था देश में फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाना। सुकुमार सेन हमारे देश के पहले इलेक्शन कमिश्नर बने और भारत में पहला इलेक्शन 1951 में अनाउंस हुआ और इसमें यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बेसिस पे वोटिंग राइट्स दिए गए। इसका मतलब ये था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के हर एक व्यक्ति को वोट करने का अधिकार दिया गया। अब देखिए, उस समय हमारे देश में आबादी करीब 36 करोड़ थी, जिसमें से करीबन 17 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर थे। इस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन को बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़े। अब देखिए, उस समय हमारे देश की 80% से ज़्यादा आबादी इलिटरेट थी। उनको पूरी प्रोसेस समझाना, उसके बाद में इतने बड़े इलेक्शन कंडक्ट कराना एक टफ टास्क था। लोगों को इलेक्शन प्रोसेस समझाने के लिए अभियान चलाए गए और इसके बाद में 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक 68 फेसेस में इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए। अब देखिए, उस समय बैलेट बॉक्सेस कलरफुल बनाए गए और उन पर कैंडिडेट का चुनाव चिन्ह भी बनाया गया, ताकि लोग समझ सके कि उनका जो फेवरेट कैंडिडेट है उसका कौन सा बैलेट बॉक्स है। यह उस समय का सबसे बड़ा इलेक्शन था। टोटल 489 सीट्स पर चुनाव लड़े गए थे और उसमें से टोटल 364 सीट्स कांग्रेस ने जीती थी। इस चुनाव में सीपीआई को 16 सीटें मिली और वो दूसरे नंबर पर रही। इसके अलावा सोशलिस्ट पार्टी ने 12 सीटें जीती। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की भारतीय जनसंघ को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। फर्स्ट लोकसभा का एक क्रूशियल रोल था भारत में डेमोक्रेसी की स्थापना करने में। अब देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया गया, जिसके तहत एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर फोकस किया गया। स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पर रीऑर्गेनाइज किया गया और इस तरीके से गवर्नमेंट ने अपने 5 साल कंप्लीट किए और 1957 में फिर से इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए। अब देखिए, 24 फरवरी 1957 से लेकर 14 मार्च 1957 तक देश में दूसरे लोकसभा इलेक्शंस कराए गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में कांग्रेस इस बार भी चुनाव जीतने में सफल रही। इस समय तक भी देश में कोई बड़ी ओपोजिशन पार्टी नहीं थी। अब देखिए, 1957 के जनरल इलेक्शन में टोटल 494 सीटों पर चुनाव लड़े गए, जिसमें से कांग्रेस ने 371 सीटें जीती थी। सीपीआई 27 सीटें जीतकर इस बार भी दूसरे नंबर पर रही। इसके अलावा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जो कि जेपी नारायण की सोशलिस्ट पार्टी और जेबी कृपलानी की किसान मजदूर प्रजा पार्टी से मिलकर बनी थी, उसने 19 सीटें जीती थी। भारतीय जनसंघ ने इस बार 4 सीटें जीती थी। सेकंड लोकसभा में गवर्नमेंट को सेकंड 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट करना था, जिसका मेन फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स करने पर, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर। ये सब डेवलपमेंट को गोल मानकर उस समय की गवर्नमेंट ने काम किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना सेकंड टर्म कंप्लीट करने में भी सक्सेसफुल रहे। इसके बाद 1962 में तीसरे लोकसभा इलेक्शंस अनाउंस हुए। अब देखिए, 1962 आते आते भारत के सामने और भी इश्यूज आ चुके थे। इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे थे, तो वहीं पे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस भी ठीक नहीं चल रहे थे। 19 फरवरी 1962 से लेकर 25 फरवरी 1962 तक तीसरे लोकसभा इलेक्शंस करवाए गए। टोटल 494 सीटों पर कराए गए इलेक्शंस में कांग्रेस ने 361 सीटें जीती और इस बार भी कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में सफल हुई। 29 सीटें जीतकर सीपीआई दूसरे नंबर पर थी। अब देखिए, इस समय तक रीजनल पार्टीज भी पॉपुलर हो रही थी। सी राजगोपालाचारी की स्वतंत्र पार्टी ने इस बार 18 सीटें जीती थी। इसके अलावा भारतीय जनसंघ ने 14 सीटें जीती थी।
वहीं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने 12 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी में आंतरिक मनमुटाव चल रहा था। जवाहरलाल नेहरू पर परिवारवाद का आरोप लग रहा था, क्योंककि कांग्रेस पार्टी में कई सीनियर लीडर होने के बावजूद 1959 में उन्होंने इंदिरा गांधी को इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया था। अब देखिए 1962 के अंत में इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ। इंडिया के कई हिस्से चाइना में चले गए। इसके बाद में 1964 में जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद में गुलजारीलाल नंदा को देश का एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। कांग्रेस ने जून 1964 में लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई, लेकिन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में शास्त्री जी टास्कंट में एक समझौता करने के लिए गए थे, जहां पे उनकी मिस्टीरियसली डेथ हो गई और इसके बाद में फिर से गुलजारीलाल नंदा को देश का एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ा। अब इसके बाद में कांग्रेस ने इंदिरा गांधी जी को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया और इस तरीके से वो देश की पहली और एकमात्र महिला प्राइम मिनिस्टर बनी। इस लोकसभा के दौरान थर्ड 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट करना था, जिसके तहत एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस किया गया। देश में ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी चीजें लाई गई और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान जैसा नारा भी इसी लोकसभा टर्म में दिया था। अब देखिए इस लोकसभा टेन्योर में भारत ने 2 युद्ध देखे। इसके अलावा बारिश न होने की वजह से सूखा पड़ने जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। ये वो समय था जब हमारा देश 2 वॉर्स के प्रभाव से गुजर रहा था। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम हुई थी और कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी और सीनियर लीडर मोरारजी देसाई के बीच खटास बढ़ गई थी और पार्टी 2 गुटों में बंट गई थी। अब देखिए 17 फरवरी 1967 से लेकर 21 फरवरी 1967 तक देश में चौथे लोकसभा के लिए इलेक्शंस हुए। टोटल 520 सीट्स पर हुए चुनाव में कांग्रेस ने 283 सीट ही जीती थी। अब देखिए आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस ने 300 से भी कम सीटें जीती थी। सी राजागोपालाचारी की स्वतंत्र पार्टी इस बार 44 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं भारतीय जनसंघ ने 35 सीटें जीती थी। सीपीआई और एसएसपी ने 23 सीटें जीती थी। अब देखिए यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा था कि कांग्रेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फेस कर रही थी। इस लोकसभा का फोकस इकोनॉमिक क्राइसिस को काउंटर करना, इसके अलावा एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म करना था। इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म था 14 मेजर बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर देना। अब देखिए 1969 में फिर से एक बार इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में दरार आ गई और कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को एक्सपेल कर दिया। इस तरह कांग्रेस का स्प्लिट हुआ और कांग्रेस 2 फैक्शंस में बंट गई। इंदिरा गांधी के फैक्शन वाली कांग्रेस को कहा गया कांग्रेस आर, वहीं मोरारजी देसाई और अदर सीनियर लीडर्स के फैक्शन वाली कांग्रेस को कहा गया कांग्रेस ओ। अब देखिए कांग्रेस क्योंकि 2 गुटों में बंट गई थी तो वहां पे सरकार को भी खतरा आ गया था और इंदिरा गांधी ने दिसंबर 1970 तक सीपीआई-एम के एक्सटर्नल सपोर्ट से गवर्नमेंट चलाई, पर फिर इस लोकसभा को प्रीमैच्योरली डिसॉल्व कर दिया गया और फिर से लोकसभा इलेक्शंस अनाउंस कर दिए गए। 1 मार्च 1971 से 10 मार्च 1971 के बीच लड़े गए 5वें लोकसभा इलेक्शंस में एक बार फिर से देश ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस आर पर भरोसा किया। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ जैसा नारा देते हुए सरकार में आई। अब देखिए टोटल 518 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था और कांग्रेस आर, जो कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने 352 सीटें जीती थी। इसके अलावा सीपीएम ने 25 सीटें जीती थी, तो वहीं पे भारतीय जनसंघ 22 सीटें जीतने में सफल रही थी। सीपीआई ने 23 सीटें जीती और मोरारजी देसाई और अदर कांग्रेस लीडर्स वाली कांग्रेस ओ ने सिर्फ 16 सीटें जीती थी। अब देखिए इस इलेक्शन के कुछ समय बाद ही भारत और पाकिस्तान का 1971 का वॉर हुआ और इसके बाद बांग्लादेश बना। इस वॉर में लिए गए फैसलों के लिए इंदिरा गांधी को बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिली थी, पर उनकी गवर्नमेंट पर करप्शन के चार्जेस भी लग रहे थे। कांग्रेस पार्टी में भी उनकी सत्तावादी प्रवृत्ति को लेकर चिंताएं बढ़ रही थी। इधर देश में जेपी मूवमेंट भी तुल पकड़ रहा था और 1975 में राजनारायण केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का 1971 का चुनाव अवैध घोषित कर दिया था। उन पे इलेक्शन में करप्शन और सरकारी मशीनरी का गलत यूज करने के चार्जेस लगे थे। देखिए इसके बाद भारत ने आजादी के बाद का अपने इतिहास का सबसे काला दौर भी देखा। जून 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई और रातों रात ज्यादातर अपोजिशन के लीडर्स को जेल में बंद कर दिया गया था।
आम नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था और देश में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए मास स्टेरिलाइजेशन किया गया। इसमें कई लोगों की मौत भी हो गई। इंदिरा गांधी ने मेजर पावर्स को अपने हाथों में ले लिया था और करीब 2 साल बाद मार्च 1977 में इमरजेंसी को हटाया गया और फिर से इलेक्शंस डिक्लेयर किए गए। अब देखिए, चुनाव से पहले जस्ट इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई इमरजेंसी इस इलेक्शन का कोर इशू बन चुकी थी। उनके द्वारा लिए गए फैसलों से जनता नाराज थी। इस इलेक्शन में 4 ओपोजिशन पार्टीज कांग्रेस ओ, जनसंघ, भारतीय लोकदल और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर अलायंस में चुनाव लड़ा था। इस अलायंस को जनता अलायंस कहा गया था। अब देखिए, जनता पार्टी ने भारतीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ा। 16 मार्च 1971 से लेकर 20 मार्च 1971 के बीच में चुनाव कराए गए और इस बार टोटल 542 सीट पर चुनाव हुए थे। जनता पार्टी को बीएलडी के सिंबल पर 295 सीट्स मिली थी। कांग्रेस सिर्फ 154 सीट्स ही जीत पाई थी। इसके अलावा सीपीआईएम ने टोटल 22 सीटें जीती, वहीं सीपीआई ने 7 सीटें जीती थी। इस चुनाव में जनता पार्टी ने सिंहासन खाली करो के जनता आती है जैसा नारा दिया था और लोगों से डेमोक्रेसी या फिर डिक्टेटरशिप के बीच में से किसी एक को चुनने को कहा था। अब देखिए, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई नॉन कांग्रेस सरकार बनी थी। देखिए, इस गठबंधन ने मोरारजी देसाई को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया। इस गवर्नमेंट का मेन फोकस था सिविल राइट्स को रिस्टोर करना। इसके अलावा प्रेस को फिर से फ्रीडम दी गई। इमरजेंसी की वजह से जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था उससे लड़ना इस गवर्नमेंट का मेन फोकस था। अब देखिए, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार थी तो जनता पार्टी में भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुए। जनसंघ ने 1979 में सरकार से समर्थन वापस ले लिया और विश्वास मत खोने के कारण मोरारजी देसाई को रिजाइन करना पड़ा। इसके बाद चरण सिंह ने जनता गठबंधन की कुछ पार्टीज और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट तो बनाई, वो देश के प्राइम मिनिस्टर बने, बट कुछ ही दिनों में इनकी सरकार भी गिर गई और 1980 में प्रीमेच्योरली लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया और नए इलेक्शंस अनाउंस हुए। 3 से 6 जनवरी 1980 के बीच हुए 7वें लोकसभा इलेक्शन में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई, फिर से सरकार में आई। अब देखिए, 529 सीटों पर लड़े गए चुनाव में आईएनसी-आई ने 353 सीटें जीती थी, वहीं जनता पार्टी सिर्फ 31 सीटें जीत पाई थी। सीपीआईएम ने 37 सीटें जीती तो वहीं सीपीआई 10 सीटें जीत पाई थी। अब देखिए, एक बार फिर से देश में कोई स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन नहीं था। जनता पार्टी का साल दर साल विभाजन होता जा रहा था। इस समय गवर्नमेंट को पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक क्राइसिस के अलावा पंजाब में चल रहे अलगाववादी आंदोलन से भी जूझना पड़ रहा था। पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट जोरों पर था। उस समय पंजाब में 1883 में प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद में मिलिटेंट्स ने स्वर्ण मंदिर को कैप्चर कर लिया था। अब देखिए, मिलिटेंट से बातचीत विफल होने पर इंदिरा गांधी ने आर्मी को ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च करने को कहा। मिलिटेंट्स को निकालने के लिए आर्मी ने हेवी आर्टिलरी और टैंक्स का यूज किया, जिससे टेम्पल कॉम्प्लेक्स को भारी नुकसान हुआ, अकाल तख्त को भी नुकसान हुआ। अब देखिए, कई इनोसेंट पिलग्रिम्स मारे गए, इसके अलावा मिलिटेंट्स भी मारे गए थे। इसके चलते 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके तुरंत बाद एंटी सिख राइट्स चालू हो गए थे हमारे देश में। राजीव गांधी ने प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ ली थी। एंटी सिख राइट्स इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि इसमें हमारे देश में हजारों सिख का कत्लेआम किया गया। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद राजीव गांधी को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और उनकी रिक्वेस्ट पर देश में फिर से फ्रेश इलेक्शंस अनाउंस किए गए। इंदिरा गांधी की हत्या, देश में फैले एंटी सिख सेंटिमेंट और कम्युनल डिसहार्मोनी ने देश का माहौल खराब कर दिया था। उस समय दिसंबर 1984 में हुए आम चुनाव में राजीव गांधी कांग्रेस को लीड कर रहे थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में कांग्रेस पार्टी को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। टोटल 541 सीट पर लड़े गए चुनाव में कांग्रेस ने 414 सीटें जीती थी और अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा सीट इसी चुनाव में किसी एक पार्टी के द्वारा जीती गई थी। इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, जिसने उस समय सिर्फ 2 सीटें जीती थी। टीडीपी ने 30 सीटें जीती थी और वो नंबर 2 पर रही थी। इसके अलावा सीपीआईएम ने 23 और जनता पार्टी ने सिर्फ 16 सीटें जीती थी।
AIADMK ने 12 सीटें जीत पाई थी। इस गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन पर बहुत फोकस किया था, लेकिन पंजाब में अनरेस्ट था, वहां खालिस्तानी स्टेट की मांग चल रही थी। वहीं कश्मीर में सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी चल रहा था। जिस तरीके से सरकार ने एंटी सिख रायोट्स को हैंडल किया था, उससे ओपोजिशन ने बहुत क्रिटिसाइज किया था। इसके अलावा बोफोर्स स्कैम ने सरकार को और परेशानियों में डाल दिया था। 1989 आते आते राजीव गांधी गवर्नमेंट पर करप्शन के आरोप लग चुके थे। अब देखिए 1989 में फिर से लोकसभा इलेक्शंस होने थे। राजीव गांधी सरकार ने 5 साल पूरे किए थे। 1989 का आम चुनाव खास था क्योंकि इसी लोकसभा चुनाव से देश में कोएलिशन गवर्नमेंट की शुरुआत हुई थी और इसके बाद में कोएलिशन एरा करीबन 25 साल तक चला था। अब देखिए जनता दल के VP सिंह नेशनल फ्रंट कोएलिशन को लीड कर रहे थे। कांग्रेस पहले से ही पंजाब इंसर्जेंसी और बोफोर्स स्कैम की वजह से चर्चाओं में थी और अपनी लोकप्रियता खो रही थी। ऐसे में 22 नवंबर 1989 से 26 नवंबर 1989 के बीच में देश में आम चुनाव कराए गए। टोटल 529 सीट पर लड़े गए चुनाव में इस बार कांग्रेस सिर्फ 195 सीट जीत पाई थी और यह आंकड़ा बहुमत से बहुत दूर था। जनता दल ने 143 सीटें जीती थी, वहीं बीजेपी पहली बार 85 सीट्स जीतने में कामयाब हुई थी। CPIM ने 33 सीटें जीती, वहीं CPI सिर्फ 12 सीटें जीत पाई थी। इस समय मंदिर मंडल पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी थी। VP सिंह देश के प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश में OBC कैटेगरी को 27% रिजर्वेशन दे दिया था। इसकी वजह से जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा खफा चल रहे थे और उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी किया था। इसके अलावा बीजेपी लीडर लाल कृष्ण आडवाणी राम जन्मभूमि मूवमेंट भी चला रहे थे। जब राम जन्मभूमि रथ यात्रा के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी बिहार पहुंचे तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था और इसी वजह से बीजेपी ने जनता दल की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और VP सिंह की सरकार उस समय गिर गई थी। इसके बाद चंद्रशेखर ने कांग्रेस के सपोर्ट के साथ में अपनी सरकार तो बनाई, लेकिन राजीव गांधी पर जासूसी करने के आरोप के कारण उनसे कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और उनकी सरकार भी गिर गई। अब देखिए 1991 में सिर्फ 15 महीने बाद फिर से इलेक्शंस अनाउंस हो गए। इस इलेक्शन के समय देश में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी। देश के पास बहुत ही कम फॉरेक्स रिजर्व बचा था। इसके अलावा लोकसभा इलेक्शन के पहले फेज के बाद में एक प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, जिससे देश को एक शॉक लगा था। अब देखिए टोटल 3 फेसेस में हुए लोकसभा इलेक्शंस में टोटल 534 सीटों पर चुनाव लड़ा गया और इस इलेक्शन में किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली थी। कांग्रेस ने 244 सीटें जीती, वहीं बीजेपी ने 120 सीटें जीती थी। JDS इस बार सिर्फ 59 सीट्स जीत पाई थी और तीसरी बड़ी पार्टी बनी थी। यहाँ बीजेपी का लगातार राइज हो रहा था। INC ने जनता दल, CPIM, CPI, TDP के साथ माइनॉरिटी की गवर्नमेंट बनाई और PV नरसिम्हा राव को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने देश में इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स किए, जिसमें मेन फोकस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर था। इससे देश की इकोनॉमी को काफी फायदा हुआ और देश इकोनॉमिक क्राइसिस से लड़ पाया। इस लोकसभा के टेन्योर के दौरान ही राम जन्मभूमि विवाद भी हुआ और जिसमें बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा ढहा दिया गया, जिसके बाद देश में बहुत सारे रायोट्स भी हुए। इसके बाद 1996 में PV नरसिम्हा राव अपने 5 साल कंप्लीट करने में सफल रहे और फिर से चुनाव अनाउंस हो गए थे। 11वीं लोकसभा के दौरान कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और रीजनल पॉलिटिक्स पावरफुल हो चुकी थी। इस जनरल इलेक्शन में किसी भी पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं मिला था। टोटल 543 सीटों पर लड़े गए चुनाव में 161 सीट जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, वहीं कांग्रेस ने सिर्फ 140 सीटें जीती थी। जनता दल 46 सीटें जीत पाया था। इसके अलावा CPI ने 12 और CPIM ने 32 सीटें जीती थी। अब क्योंकि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीती थी और सबसे बड़ी पार्टी थी, तो उनको प्रेसिडेंट ने गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, पर वो पार्लियामेंट में मेजोरिटी नहीं ला पाए और सिर्फ 13 दिनों में उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया था। बाद में कांग्रेस और CPIM की मदद से जनता दल ने कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई और HD देवगौड़ा को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इनकी सरकार भी ज्यादा दिन तक नहीं चली और अप्रैल 1997 में कांग्रेस ने सपोर्ट वापस ले लिया और इनकी सरकार गिर गई। अब देखिए इसके बाद में इंद्र कुमार गुजराल देश के प्राइम मिनिस्टर बने। इस बार भी कांग्रेस ने ही इनको सपोर्ट किया था
लेकिन मार्च 1998 में इनकी सरकार भी गिर गई और इसके बाद लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया। लास्ट 10 सालों में ये चौथी बार लोकसभा इलेक्शंस हो रहे थे। एक बार फिर किसी भी पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं मिला था। इस इलेक्शन में बीजेपी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ चुनाव लड़ रही थी। इस बार भी 543 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को 142 सीटें मिली थी और कांग्रेस ने सिर्फ 141 सीटें जीती थी। हालांकि बीजेपी ने एनडीए अलायंस के साथ में टोटल 251 सीटें जीती थी और कुछ रीजनल पार्टीज के सपोर्ट के साथ में उन्होंने अपनी सरकार बनाई। अब देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन ये सरकार भी ज्यादा दिन तक नहीं चली और अप्रैल 1999 में एआईडीएमके ने एनडीए से अपना सपोर्ट वापस ले लिया और एनडीए ने पार्लियामेंट में सिर्फ एक वोट से विश्वास मत खो दिया। ये सरकार सिर्फ 13 महीने तक चली थी, पर इस टेन्योर में भारत ने न्यूक्लियर परीक्षण किए थे, जिसकी वजह से बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ गई थी। अब देखिए, गवर्नमेंट गिरने के बाद में कांग्रेस ने भी अपनी सरकार बनाने से मना कर दिया था, तो प्रेसिडेंट ने लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया और एक बार फिर से नए इलेक्शंस करवाए गए। अब देखिए, इस इलेक्शन से जस्ट पहले कारगिल वॉर हुआ था और इस वॉर में अटल बिहारी वाजपेयी ने स्ट्रिक्ट डिसीजंस लिए थे। इसके अलावा पिछले टर्म में जो उन्होंने न्यूक्लियर परीक्षण करवाया था, इसकी वजह से उनकी लोकप्रियता बढ़ गई थी। इस बार फिर से बीजेपी एनडीए अलायंस में अपना चुनाव लड़ रही थी। 543 सीटों पर लड़े गए चुनाव में बीजेपी ने अकेले ही 182 सीटें जीती थी। कांग्रेस इस बार 114 सीटें जीत पाई थी। जेडीयू ने 21 सीटें जीती, तो वहीं बीएसपी ने 14 सीटें जीती थी। इसके अलावा सीपीआई ने 4 और सीपीआईएम ने 33 सीटें जीती थी। बीजेपी की लीडरशिप में एनडीए अलायंस ने टोटल 298 सीटें जीती थी और अपनी गवर्नमेंट बनाने में सक्सेसफुल रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनाए गए। ये पहला इलेक्शन था जिसमें बैलेट पेपर के साथ ईवीएम का भी यूज हुआ था। इस लोकसभा के टेन्योर में भारत ने बहुत ही सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ देखी थी। इसके अलावा गवर्नमेंट के कुछ काम जैसे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान ने भारत की ग्रोथ को बढ़ा दिया था। रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए बहुत सारे फैसले लिए गए थे। इसके अलावा नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने देश का रोड नेटवर्क बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया था। इसके अलावा भारत ने आईटी और कम्युनिकेशन सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ देखी थी। इस गवर्नमेंट ने अपना टर्म पूरा किया था, पर 2001 में हुए पार्लियामेंट अटैक और 2002 में हुए गुजरात दंगों की वजह से ये गवर्नमेंट भी एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रही थी। अब देखिए, ये चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग था। सारे विश्लेषक ये कह रहे थे कि बीजेपी इस बार गवर्नमेंट में आएगी। 20 अप्रैल 2004 से 10 मई 2004 के बीच में टोटल 4 फेसेस में इलेक्शंस हुए। टोटल 543 सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी लेड एनडीए ने 186 सीट्स जीती थी। अब देखिए, जिसमें से बीजेपी ने 138 सीट्स जीती थी। इस इलेक्शन में कांग्रेस ने 145 सीटें जीती। अब क्योंकि किसी भी पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं था और एनडीए अलायंस भी सिर्फ 186 सीट्स ही जीत पाया था, तो कांग्रेस ने दूसरी छोटी बड़ी पार्टीज के साथ मिलकर यूपीए अलायंस बनाया। अब देखिए, अलायंस बनने के बाद भी यूपीए के पास सिर्फ 222 सीटें ही थी, पर अभी भी ये बहुमत से काफी दूर थी। लेफ्ट फ्रंट जिसने टोटल 59 सीट्स जीती थी, इसके अलावा बीएसपी जिसने 19 सीटें जीती थी और एसपी जिसने की 39 सीटें जीती थी, इन तीनों ने यूपीए को एक्सटर्नल सपोर्ट दिया और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनाए गए। इस लोकसभा के दौरान भारत ने 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस देखा। अब देखिए, यूपीए गवर्नमेंट ने कुछ नोटेबल काम किए, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लेके आए। इसके अलावा मनरेगा स्कीम लेके आए, जिसके तहत साल भर में 100 दिन तक गरीब परिवारों को रोजगार दिया गया। इसके अलावा यूएस के साथ हिस्टोरिक न्यूक्लियर डील साइन की गई। इस गवर्नमेंट पर भी करप्शन के चार्जेस लगे। इसके अलावा इस समय देश में बड़े बड़े घोटाले हुए, जैसे कि 2G स्कैम, सत्यम घोटाला, इसके अलावा कैश फॉर वोट्स स्कैम। अब देखिए, 2006 में हुए मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के अलावा 2008 में हुए मुंबई अटैक्स की वजह से इस गवर्नमेंट के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही थी। यूपीए ने 2009 में अपनी सरकार के 5 साल पूरे किए। 2009 के लोकसभा इलेक्शंस में भी किसी भी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली थी। इस इलेक्शन में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 206 सीटें जीती थी, वहीं बीजेपी ने 116 सीटें जीती थी। कांग्रेस लेड यूपीए अलायंस ने टोटल 262 सीटें जीती थी
वहीं बीजेपी लेड एनडीए अलायंस ने टोटल 167 सीटें जीती थी। यूपीए ने लेफ्ट फ्रंट, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, एनसीपी, टीएमसी, डीएमके जैसी पार्टीज के साथ के एक्सटर्नल सपोर्ट से एक बार फिर से सरकार बनाई और डॉक्टर मनमोहन सिंह को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। देखिए, यूपीए का ये टर्म बहुत ज़्यादा विवादों में रहा। करप्शन चार्जेस हो या फिर स्कैम्स, ये गवर्नमेंट मुसीबतों से घिरी रही। इस गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आंध्र प्रदेश जैसे की लेजिस्लेशन पास किए। अब देखिए, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सिग्निफिकेंटली डाउन जा रही थी। इस लोकसभा टेन्योर में कोलगेट स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, उसके अलावा आधार हाउसिंग सोसाइटी स्कैम जैसे घोटाले सामने आए। गवर्नमेंट पर से पब्लिक का ट्रस्ट हट चुका था और गवर्नमेंट के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर चल रही थी। 2014 में यूपीए ने अपना टेन्योर कंप्लीट किया। 2014 का इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन था जिसने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। कांग्रेस ने इस बार डॉक्टर मनमोहन सिंह की जगह राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। वहीं बीजेपी इस समय गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी। टोटल 543 सीटों पर 7 अप्रैल 2014 से लेकर 12 मई 2014 तक 9 फेसेस में चुनाव लड़ा गया। अब देखिए, पूरे देश में मोदी लहर चली और बीजेपी ने अपना अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए 282 सीटें जीती थी। 30 सालों बाद भारत में किसी एक पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। वहीं कांग्रेस ने बस 44 सीटें जीती थी और अब तक का सबसे खराब परफॉर्मेंस दिया था। इसके अलावा एआईडीएमके ने 37 सीट्स जीती तो वहीं टीएमसी ने 34 सीट्स जीती थी। एनडीए अलायंस ने टोटल 336 सीटें जीती तो वहीं यूपीए अलायंस बस 59 सीट्स ही जीत पाया था। अब देखिए, देश में बढ़ रहा करप्शन, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्लो ग्रोथ इस चुनाव के मेन मुद्दे थे। बीजेपी ने अच्छे दिन का वादा करते हुए ये इलेक्शन जीता। बीजेपी ने क्लीन और गुड गवर्नेंस लाने का वादा किया था। इस गवर्नमेंट ने कई अच्छी योजनाएं लॉन्च की, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसके तहत सभी लोगों के बैंक में खाते खुलवाए गए। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। अब देखिए, इस गवर्नमेंट को भी हमारे देश में हुए उरी अटैक और पुलवामा अटैक की वजह से क्रिटिसिज्म मिला, पर पाकिस्तान में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक की वजह से उनको सराहना भी मिली। अब देखिए, इस गवर्नमेंट के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कि रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स के एक्सपेंशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया। जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन जैसे कुछ ऐसे डिसीजंस भी लिए गए जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहे और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किए गए। इस लोकसभा के दौरान इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखा गया। इस गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक और सिटीजनशिप बिल जैसे बिल भी पास किए थे। इसके अलावा 2019 में बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने अपने 5 साल पूरे किए थे और अप्रैल 2019 में 17वीं लोकसभा इलेक्शंस अनाउंस हुए थे। अब देखिए, 11 अप्रैल 2019 से 19 मई 2019 के बीच 7 फेजेस में 17वीं लोकसभा इलेक्शंस कराए गए। बीजेपी लेड एनडीए इस बार फिर से स्ट्रॉन्गर मैंडेट के साथ गवर्नमेंट में आई थी। बीजेपी ने इस बार 303 सीटें जीती थी। इसके साथ उन्हें पूर्ण बहुमत मिला था। इसके अलावा कांग्रेस इस बार 52 सीटें जीत पाई थी। टीएमसी ने 22 सीटें जीती तो वहीं बीएसपी इस बार 10 सीटें जीत पाई थी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 22 सीटें जीती थी। डीएमके ने 24 सीटें जीती थी। बीजेपी लेड एनडीए अलायंस ने टोटल 353 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस लेड यूपीए ने 91 सीटें जीती थी। इस इलेक्शन में कांग्रेस जहां राफेल डील, डिमोनेटाइजेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दों पर बात कर रही थी, वहीं बीजेपी गुड गवर्नेंस और अपने वेलफेयर स्कीम्स की बातें कर रही थी। एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा किए गए कामों के लिए जनता ने एक बार फिर से उन पर भरोसा किया। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। इस सरकार के सामने कोविड, यूक्रेन रशिया वॉर जैसे इश्यूज आए, देश को इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी हुआ, बट गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी महामारी के टाइम पे लॉकडाउन कर दिया और फिर मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला के काफ़ी अच्छा काम किया। इसके अलावा आर्टिकल 370 को हटाने जैसा साहसिक कार्य भी किया गया। इसके अलावा राम मंदिर, जो कि बीजेपी का हमेशा से मुद्दा रहा है, वो भी इसी टर्म में सक्सेस हो पाया। ग्लोबल इश्यूज और रिसेशन के बाद भी भारत
तो रैपिडली इकोनॉमिक ग्रोथ करते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला था। इसके अलावा देश में इस गवर्नमेंट के द्वारा हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। 4 जून 2024 को हमारे देश में 18वीं लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट डिक्लेयर हुए। इसमें 2 गठबंधन मुख्यतः चुनाव में थे। एनडीए ने टोटल 293 सीटें जीती हैं, वहीं इंडिया ब्लॉक ने टोटल 234 सीटें जीती हैं। अब देखिए, बीजेपी लेड एनडीए में बीजेपी ने टोटल 240 सीटें जीती है, वहीं तेलुगु देशम पार्टी ने 16 सीटें जीती है। जनता दल यूनाइटेड ने जहां 12 सीटें जीती, वहीं शिवसेना ने 7 सीटें जीती है। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 5 सीटें जीती हैं और इस तरीके से टोटल 293 सीटें एनडीए जीत पाया है। इसके अलावा इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस ने टोटल 99 सीट्स जीती है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती, वहीं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटें जीती और डीएमके ने 22 सीटें जीती है। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी ने 9 सीटें, वहीं एनसीपी शरद पवार ने 8 सीटें जीती हैं। इस तरीके से टोटल 234 सीटें इंडिया ब्लॉक जीत पाया है। अब देखिए, इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और आगे के 5 साल में कैसे काम होता है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा लोकसभा की हिस्ट्री के बारे में वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो और लोगों के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।